हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। अब एडिटोरिया का करंट अफेयर से अभी हम देख रहे हैं बिहार राज्य द्वारा वर्तमान में हो रहे नए निर्माण का कार्य। तो भवन निर्माण विभाग बिहार के द्वारा क्या निर्माण हो रहा है? बापू टावर। बापू टावर कहाँ बन रहा है? पटना में। महाबोधि संस्कृति केंद्र कहाँ बन रहा है? बोधगया में। बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज कहाँ बन रहा है? पटना साहिब में। उसके बाद मल सलामी कम्युनिटी सेंटर कहाँ बन रहा है? पटना सिटी में। राज खेल अकादमी सह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बन रहा है? राजगीर में। बुद्ध सम्यक दर्शन केंद्र एवं संग्रहालय कहाँ बन रहा है? वैशाली में। APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी कहाँ बन रहा है? पटना में। तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय कहाँ बन रहा है? दरभंगा में। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? पटना में। रीजनल साइंस सेंटर कहाँ बन रहा है? गया में। अब नेक्स्ट देख रहे हैं जो नए निर्माणाधीन लघु जल विद्युत परियोजना है। तो ये है लघु जल विद्युत परियोजना का नाम क्या है? अमेठी। अमेठी कहाँ बन रहा है? रोहतास में। तेजपुरा कहाँ बन रहा है? औरंगाबाद में। पहरमा कहाँ बन रहा है? रोहतास में। राजापुर कहाँ बन रहा है? सुपौल में। मठौली कहाँ बन रहा है? पश्चिमी चंपारण में। रामपुर कहाँ बन रहा है? रोहतास में। नटवार कहाँ बन रहा है? रोहतास में। सिपहा कहाँ बन रहा है? औरंगाबाद में। देहरा कहाँ बन रहा है? औरंगाबाद में। बलिदाद कहाँ बन रहा है? अरवल में। बड़वल कहाँ बन रहा है? पश्चिमी चंपारण में। इन सभी निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना का कुल क्षमता 9.3 मेगावाट है, जिसमें बिहार के पहले से 13 लघु जल विद्युत परियोजनाएं चालू है। इनमें से कुल बिजली उत्पादन 54.3 मेगावाट हो रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं ये बिहार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त व्यक्ति। बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। उसके बाद मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद एवं रेणु देवी। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा। विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। विधान परिषद के सभापति कार्यभार किनको मिला है? अवधेश नारायण सिंह को। विधान परिषद के उपसभापति अवधेश नारायण सिंह। विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी। मुख्य सचिव कौन है? अमीर सुबहानी। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? डॉक्टर S सिद्धार्थ। महाधिवक्ता कौन है? ललित किशोर। पुलिस महानिदेशक DGP कौन है? SK सिंघल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? HR श्रीनिवास। राज्य के सूचना आयुक्त कौन है? नरेंद्र कुमार सिन्हा। राज्य के नए सूचना आयुक्त कौन है? त्रिपुरारी शरण एवं फूलचंद चौधरी। नए सूचना आयुक्त कौन है? त्रिपुरारी शरण एवं फूलचंद चौधरी। नेक्स्ट देखिए लोकायुक्त कौन है? न्यायमूर्ति श्याम किशोर राम। एंड बिहार के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? RK महाजन। एंड बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार सिन्हा। अब नेक्स्ट देखेंगे वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल बिहार के राज्य मंत्री। बिहार राज्य के मंत्री, राज्य मंत्री नहीं, बिहार राज्य के मंत्री। तो पशुपति कुमार पारस वो कौन मंत्री बने? खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री। RCP सिंह इस्पात मंत्री। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री। RK सिंह विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। उसके बाद फिर अश्विनी चौबे जो बने हैं, अश्विनी चौबे बने हैं उपभोक्ता मामले, खाद्य पर्यावरण एवं वन मंत्री। नित्यानंद राय गृह मंत्रालय इनको मिला है। अब नेक्स्ट देखते हैं
अब जो है बिहार के नए मंत्रिमंडल के बारे में जानते हैं। तो ये जो है नीतीश कुमार का चुनाव क्षेत्र कोई नहीं है, वो एमएलसी से आते हैं। तो इनके क्या कहता है विभाग के नाम कौन कौन से हैं? सामान्य प्रशासन विभाग, उसका निगरानी, निर्वाचन, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय, ऐसा विभाग जो किसी को आवंटित नहीं किया गया है, ये सब नीतीश कुमार के अंदर आता है। उसके बाद फिर तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री हैं। ये कटिहार इनका चुनाव क्षेत्र है और इनके विभाग का नाम है वित्त, वाणिज्य, नगर विकास एवं आवास। रेणु देवी का चुनाव क्षेत्र है बेतिया, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं और इनको मिला है आपदा प्रबंधन एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण। उसके बाद फिर विजय कुमार चौधरी का चुनाव क्षेत्र है सरायरंजन और इनको मिला है शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री हैं ये। मंगल पांडे जो है एमएलसी से आते हैं और इनका जो है विभाग है स्वास्थ्य मंत्री। मंगल पांडे क्या है? स्वास्थ्य मंत्री। अमरिंदर प्रताप सिंह, ये आरा इनका चुनाव क्षेत्र है और ये इनको कृषि विभाग मिला हुआ है। उसके बाद विजेंद्र प्रसाद कहाँ से आते हैं? सुपौल से। इनका चुनाव क्षेत्र है सुपौल और इनको मिला है ऊर्जा एवं योजना एवं विकास मंत्री। शीला कुमारी मंडल का चुनाव क्षेत्र फुलपरास और इनको परिवहन मिला है। सैयद शाहनवाज हुसैन, ये एमएलसी हैं और इनको उद्योग मिला है। अशोक चौधरी भी एमएलसी हैं, इनको भवन निर्माण विभाग मिला हुआ है। जीवीएस कुमार मिश्रा, ये जाले से इनका चुनाव क्षेत्र है और इनका विभाग है श्रम संसाधन और सूचना प्रौद्योगिकी। राम सूरत यादव का चुनाव क्षेत्र कौन सा है? औराई और इनका जो विभाग है राजस्व एवं भूमि सुधार। उसके बाद संतोष सुमन माझी का चुनाव क्षेत्र एमएल वो कोई नहीं है, ये एमएलसी से आते हैं और इनका जो विभाग मिला है लघु जल संसाधन एवं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण। उसके बाद फिर नेक्स्ट आइए मदन साहनी का चुनाव क्षेत्र है बहादुरपुर और इनके विभाग का नाम है समाज कल्याण। श्रवण कुमार का चुनाव क्षेत्र नालंदा है और इनके विभाग का नाम है ग्रामीण विकास मंत्रालय इनको मिला है। संजय कुमार झा एमएलसी हैं और इनको मिला है जल संसाधन एवं सूचना एवं जनसंपर्क। उसके बाद फिर नेक्स्ट आइए नेक्स्ट में जो है प्रमोद कुमार कहाँ से आते हैं? मोतिहारी से। इनका चुनाव क्षेत्र है और इनको मिला गन्ना एवं विधि। सम्राट चौधरी एमएलसी हैं और इनको कौन सा विभाग मिला है? पंचायती राज विभाग। सुभाष सिंह का चुनाव क्षेत्र कहाँ है? गोपालगंज और इनका विभाग है सहकारिता विभाग। नीरज कुमार सिंह का चुनाव क्षेत्र है छातापुर और इनको मिला है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन। लेसी सिंह का चुनाव क्षेत्र है धमदाहा और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण इनको डिपार्टमेंट मिला हुआ है। नितिन नवीन जो है बांकीपुर के हैं, इनका चुनाव क्षेत्र है और इनको मिला है पथ निर्माण विभाग। उसके बाद फिर सुमित कुमार सिंह चकई के हैं और इनको मिला है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है सुनील कुमार कहाँ का चुनाव क्षेत्र क्या है? भौरे और इनको मिला है मद निषेध, उत्पाद एवं निबंधन। उसके बाद आलोक रंजन झा का चुनाव क्षेत्र सहरसा है, इनको कला संस्कृति एवं युवा विभाग मिला हुआ है। उसके बाद फिर आइए मोहम्मद जमा खान जो हैं वो चैनपुर के हैं, इनका चुनाव क्षेत्र है और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय इनको मिला हुआ है। नारायण प्रसाद का चुनाव क्षेत्र नौतन है और इनको पर्यटन मिला हुआ है। जनक राम एमएलसी हैं और इनको मिला है खान एवं भूतत्व। जयंत कुशवाहा का चुनाव क्षेत्र अमरपुर है और इनको मिला है ग्रामीण कार्य मंत्रालय। उसके बाद फिर आइए रामप्रीत पासवान रामनगर इनका चुनाव क्षेत्र है, इनको मिला है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण।
नेक्स्ट जो है हम देख रहे हैं बिहार बजट 2022-23। तो इसमें जो है 28 फरवरी 2022 को बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 2,37,691 करोड़ रुपए का बजट पेश किए। यह बजट पिछले साल के बजट 2021-22 से 19,000 रुपये करोड़ का ज़्यादा का बजट है। कितने ज़्यादा का बजट है? 19,000 करोड़ के रुपये से 19,000 करोड़ रुपये ज़्यादा का बजट है। नए वित्तीय वर्ष में बिहार का विकास जो है 9.7% रहने का अनुमान लगाया गया है। 2020-21 में यह मात्र 2.5% रही है। बिहार इस वर्ष देश में सबसे ज़्यादा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाला राज्य रहा है। अब ये पिछले कुछ वित्तीय वर्ष में राज्य का सकल घरेलू उत्पादन वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार ये 9.7 रहने का अनुमान लगाया गया है। भारत के जीडीपी जो है 22-23 के लिए 9.2% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। भारत का 9.2% बढ़ने का अनुमान लगाया है, जबकि बिहार का 9.7 का अनुमान लगाया गया है। 2021-22 में 9.8 का अनुमान लगाया गया। 2020-21 में 2.5 रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष से 9% बढ़ा है बजट का आकार। पिछले वित्तीय वर्ष से कितने परसेंट का आकार बढ़ा है? 9% का। अब देखिए बजट का आकार 2021-22 में 2.18 लाख करोड़ रुपए का था। 2022-23 में 2.37 लाख करोड़ का। योजना मद में 2021-22 में 1,05,18 करोड़ और 2022-23 में 1,02,30 करोड़। गैर योजना मद में 1,17,783 करोड़ और 1,37,460 करोड़। अब आइए कुल जो है 2,37,691.19 करोड़ रुपए का बजट है। कुल व्यय जो होगा कितना होगा? 2,37,691.19 करोड़ रुपया, जिसमें राजस्व व्यय होगा जो है 1,91,956.67 करोड़ रुपये का। कुल व्यय का कितना परसेंट है? 80.76%। पूंजीगत व्यय कितना है? 45,734.52 करोड़ रुपये। कुल व्यय का कितना है? 19.24%। कुल प्राप्ति का अनुमान कितना है? कुल प्राप्ति का अनुमान है 2,37,891.94 करोड़ रुपया, जिसमें राजस्व प्राप्ति होगा 1,96,704.51 करोड़ रुपया और कुल पूंजीगत प्राप्ति कितना होगा? 41,187.43 करोड़ रुपया का होगा। अब राजस्व बचत पे आइए। तो राजस्व बचत तो रेवेन्यू सरप्लस जो है राजस्व प्राप्तियाँ राजस्व व्यय। तो राजस्व प्राप्तियाँ कितना हुआ है? राजस्व प्राप्तियाँ हुआ है 1,96,704.51 और राजस्व व्यय 1,91,956.67 करोड़। अब 4,747.84 करोड़ रुपया जो जीएसडीपी का 0.64% है। वर्ष 2005-06 से 2018-19 तक राज्य में कुल राजस्व का बचत कितना रुपया हुआ? वो 7,543 करोड़ रुपया का हुआ। राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट जो है कुल गैर ऋण व्यय माइनस कुल गैर ऋण आय राजकोषीय घाटा होता है, जो कि
ये 25,885.10 करोड़ रुपए का जो GSDP का 3.47 करोड़ रुपए का है। अब जो बजट के कुल व्यय में स्कीम व्यय का हिस्सा कितना है? 1,230.25 करोड़ रुपया। और स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा कितना है? 1,37,460.94 करोड़ रुपये। तो कुल कितना हुआ उसमें जो हुआ 23,07,691.19 करोड़ रुपया। अब आगे देखिए, अब रुपया कहाँ से आता है? टॉप थ्री मद है, कहाँ से रुपया आता है? केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से, केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा कितना है? 46%। और राज्य सरकार के सहायता अनुदान से 30%। केंद्र सरकार के सहायता अनुदान से कितना? 30% आता है। और केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से कितना है? 46%। राज्य का अपना राजस्व से 21%। और रुपया जाता कहाँ है? टॉप थ्री मद में सामाजिक सेवाओं में 41%। सामाजिक सेवाओं में सबसे ज़्यादा जाता है, 41% सामाजिक सेवा में आता कहाँ से है? केंद्रीय कर के रूप में राज्य का जो हिस्सा होता है उससे। सामाजिक सेवाएं में कितना है? 41%। सामान्य सेवाएं पर कितना है? 28%। और आर्थिक सेवाएं पर 25%। बिहार बजट 2022-23 में विकास के लिए 6 सूत्र तय किए गए। उसमें स्वास्थ्य पे कितना है? स्वास्थ्य पे है 16,134.39 करोड़। शिक्षा पे कितना है? 39,191.87 करोड़। और उद्योग एवं उद्योग में निवेश पर कितना है? 1,643.74 करोड़। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में कितना है? 7,712 करोड़। आधारभूत संरचना एवं ग्रामीण एवं शहरी पे कितना है? 29,749.64 करोड़। कल्याण विभिन्न वर्गों का कितना है? तो है 1,23,1 कल्याण विभिन्न वर्गों का कितना है? तो 12,375.07 करोड़। तो इसमें जो है तो इन 6 सूत्रों के आधार पर सरकारी स्कूल शिक्षा को बेहतर बनाना चाहती है। इसलिए इन 6 सूत्रों में शिक्षा और आधारभूत संरचना पर सबसे अधिक पैसे खर्च करना चाहती हैं। इस बजट के तहत राज्य में निजी निवेश एवं उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, स्टार्टअप नीति इत्यादि लागू किया है। इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत 151 इथेनॉल उत्पादन उद्योग को स्थापित की जा रही है। अब संपूर्ण बिहार बजट का टू द पॉइंट में देखते हैं। तो इसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का कृषि विकास दर 3.7% रहा है। वर्ष 2021 के मई महीना में किस तूफान के कारण बिहार के 16 जिलों के 102 प्रखंडों में जो है 63,085 हेक्टेयर जो है फसल की क्षति हुई? तो यास तूफान के कारण बिहार की। और यास तूफान का ओरिजिन कौन नाम दिया है? ओमान। बिहार बजट के अनुसार पहली बार दलहन एवं तेलहन बीज का मिनी किट का वितरण किस वर्ष किया गया है? वो 2021 में। वर्ष 2021 में पहली बार बिहार से 100,000 किलो शाही लीची और 500 किलो आम लंदन निर्यात किया गया। अब जो है वर्ष 2021 में 750 किलो शाही लीची दुबई निर्यात किया गया था। बिहार के किस जिले में जैविक कॉरिडोर की स्थापना की गई? गंगा नदी के
दोनों किनारों के जिलों में। इसमें जैविक कॉरिडोर में क्या है, जो आसपास के जो गंगा नदी के दोनों किनारों का जो एरिया होगा उस पे हम ये उर्वरक जो है, ये खाद जो है हम यूज नहीं करेंगे। इसको प्रोत्साहन देने के लिए और जैविक खाद को प्रोत्साहन देने के लिए ये किया गया है। बिहार में किसानों को जैविक प्रशिक्षण के साथ साथ जैविक खेती प्रोत्साहन के लिए 11,500 रुपये प्रति एकड़ की आर्थिक सहायता दी जाती है। बिहार बजट के अनुसार किस जिला में गोबर एवं फसल दोनों फसल अवशेष देने वाले परिवार को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का एक मॉडल शुरू किया गया है? मधुबनी जिला का सुखेत मॉडल के तहत प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मधुबनी के सुखेत मॉडल की चर्चा की है। बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किस महाविद्यालय को स्वीकृति प्रदान की गई? तो कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय आरा। उसके बाद जैविक प्रौद्योगिकी महाविद्यालय सबौर भागलपुर। और इसी जैविक प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में जो है कृषि हैकाथॉन आयोजित करने वाला पहला कृषि विश्वविद्यालय बना है ये। उसके बाद फिर कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय पटना। भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रमों के तहत 7 निश्चय पार्ट 2 कार्यक्रम के अंतर्गत 30 फीट तक के 361 पक्का चेक डैम का निर्माण किया जाएगा। राज्य के सभी 189 लाख पशुओं की पहचान हेतु दिसंबर 2011 में ईयर टैगिंग किया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने दुग्ध सहकारी समितियों का गठन कम्फेड पटना द्वारा किया जा रहा है? 1000। बिहार बजट 2021-22 में चर्चा में रहा पोषक सुधा क्या है? ये दुग्ध चूर्ण है, मीन्स मिल्क पाउडर। लॉकडाउन के समय आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पोषक सुधा होम डिलीवरी के रूप में उपलब्ध कराया गया। 2021 में बिहार में मत्स्य उत्पादन का कुल कितना टन हो गया है? तो 6.83 लाख मीट्रिक टन हो गया है। मत्स्य उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा रहा है? तो ये चौथा रहा है। बिहार में प्रति व्यक्ति मत्स्य की उपलब्धता कितनी है? 9.6 kg है। अब देसी गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु गोवंश विकास संस्थान की स्थापना कहाँ किया जाएगा? बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में। बिहार राज्य के फसल सहायता योजना पोर्टल को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा ई गवर्नेंस के लिए ई अवार्ड एक्सीलेंस प्रदान किया गया है। किस जिले में कमला नदी के बराज के निर्माण की जानकारी बिहार बजट 2021-22 में दी गई? तो जयनगर मधुबनी। गंगा उद्वह योजना एवं जल जीवन हरियाली अभियान के तहत राजगीर, गया एवं बोध गया एवं नवादा शहरों में गंगा के पानी को पाइपलाइन के सहारे पेयजल उपलब्ध करवाई जाएगी। गंगा उद्वह योजना के तहत क्या किया जाएगा? राजगीर, गया, बोध गया और नवादा शहरों में पाइपलाइन के थ्रू स्वच्छ पेयजल का उपलब्ध कराया जाएगा। इस पाइपलाइन की लंबाई कुल कितना है? 150.58 किलोमीटर। किस नदी में पूरे वर्ष जल उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु बजट में 266.50 करोड़ रुपए के रबर डैम का बनाने का प्रावधान किया गया है? तो ये विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी में। बिहार बजट के अनुसार किस योजना के तहत बिहार के सभी ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति किया जाएगा? मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना। 51वें वित्त आयोग के अनुशंसा के तहत 15वें वित्त आयोग के अनुशंसा के तहत
वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक बिहार राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए टाइड एवं यूनिटाइड के रूप में 19,561 करोड़ रुपये अनुदान राशि अनुशंसित की। उसके बाद फिर है नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 21-22 से वित्तीय वर्ष 25-26 तक के लिए पंचायती राज विभाग को स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में हेल्थ सेक्टर में कुल कितना 4,802.88 करोड़ रुपये अनुशंसित की। बिहार में वर्तमान में 6th राज्य वित्त आयोग कार्यरत है। बिहार के पंचायत आम चुनाव 2021 में पहली बार बायोमेट्रिक प्रणाली की व्यवस्था की गई है। मनरेगा के तहत 21-22 के लिए बिहार में 20 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें जनवरी 22 तक 12.01 करोड़ रुपये मानव दिवस सृजित हुआ है। इसमें महिलाओं की भागीदारी 54.2% थी। केंद्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के समांतर बिहार राज्य में कौन सी योजना चल रही है? लोहिया स्वच्छता योजना। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण के अंतर्गत राज्य के 210 प्रखंड प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधोसंरचना इकाई की स्थापना का लक्ष्य है। जीविका द्वारा अब तक कुल कितने स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है? 10.31 लाख। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कॉम्फेड के साथ समन्वय कर जीविका दीदियों ने डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में गैर कृषि विधि 1.5 लाख परिवार को इससे लाभान्वित करने का लक्ष्य है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार जीविका दीदियों द्वारा दीदी की रसोई का संचालन किस विभाग के सहयोग से कराया जा रहा है? तो यह है स्वास्थ्य विभाग। वित्त वर्ष उसके बाद फिर है वित्तीय वर्ष 21-22 में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कुल 51 दीदी की रसोई खोला गया एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में 9 दीदी की रसोई को खोलने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार बजट के अनुसार ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो जीविका के द्वारा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना के तहत कुल 12,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार बजट के अनुसार बिहार में कुल कितने प्रखंडों के सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र का निर्माण किया जा रहा है? तो यह है 101। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउनशिप टाउन टॉप 10 रैंकिंग में बिहार के कितने शहर हैं? सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन टॉप 10 रैंकिंग में बिहार के कितने शहर हैं? वो है 5: पटना, हाजीपुर, छपरा, मुंगेर और बेगूसराय। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस शहर को GFC कैटेगरी में 1 स्टार का रैंकिंग प्राप्त हुआ है? वह है सुपौल को। उसके बाद फिर आते हैं बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कितने नगर निकायों को ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस घोषित किया जा चुका है? वो भी 24। 118 नगर निकाय ODF प्लस की ओर अग्रसर है। ओपन डिफेक्शन फ्री मीन्स खुले में शौच नहीं करना है। इन 118 निकायों के कचरे से कंपोस्ट तैयार किया जा रहा है। किस योजना के तहत बिहार के सभी जिला मुख्यालय में सप्ताह गृह का निर्माण कराया जा रहा है? तो मोक्ष धाम योजना। ठीक है। बिहार के 142 नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन का निर्माण कराया जाएगा। उसके बाद है
अटल नवीनीकरण शहरी परिवर्तन मिशन योजना बिहार के किस नगर निगम में कार्यान्वित की जाएगी? तो 1 लाख से अधिक आबादी वाले 12 नगर निगम में। ठीक है, अब नेक्स्ट है अमृत अर्बन 2.0 का शुभारंभ 1 अक्टूबर 2021 को किया गया। इसके अंतर्गत सभी नगर निकायों में जलापूर्ति पार्क योजना बनेगी। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार में कितने शहर शामिल किए गए हैं जिन पर लगातार कार्य जारी है? तो वह है 4। कौन कौन है? भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना एवं बिहार शरीफ। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कितना % हो गया? वह है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 15%, जो कि आइडियल है 33% तक लाना है इसको। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत 2021-22 में कुल कितना करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? वह है 5 करोड़। जनवरी 2022 तक कुल 387 लाख पौधों का रोपण किया जा चुका है। बिहार बजट के अनुसार मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना के अंतर्गत एवं कुल कितना पौधशाला इकाई स्थापित किया जाएगा? 365। 210 इकाई जीविका दीदी तथा 155 इकाई कृषकों को आवंटित किया गया है। इस योजना के तहत कुल 73 लाख पौधे उगाए जाएंगे। बिहार में प्रवासी पक्षियों के लिए प्रथम बर्ड रिंगिंग एंड मॉनिटरिंग स्टेशन का स्थापना हेतु समझौता किया गया है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में पहली बार पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो वह भागलपुर में। बिहार में प्रथम पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन 15 से 17 जनवरी 2022 को कहाँ किया गया? तो जमुई जिले के नागी-नकटी पक्षी अभ्यारण्य में। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार 400 करोड़ के जू सफारी का निर्माण 400 एकड़ के जू सफारी का निर्माण राजगीर के किस पहाड़ी घाटी क्षेत्र में किया गया है? यह है स्वर्णगिरी पहाड़ी घाटी क्षेत्र में तथा वैभवगिरी पहाड़ियों क्षेत्र में। स्वर्णगिरी और वैभवगिरी पहाड़ियों के घाटी क्षेत्र में किया गया। जू सफारी 500 हेक्टेयर वन क्षेत्र में नेचर सफारी की भी स्थापना की गई है। वर्ष 2020 में बिहार का पहला और देश का 38वां रामसर साइट कौन घोषित किया गया? तो वो कांवरताल बेगूसराय। बजट 22-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2 नई मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को कब से लागू किया गया है? तो 18 जून 2021 से। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को लागू किया गया है 18 जून 2021 से। अस्थायी और वैकल्पिक ईंधन को प्रोत्साहित करने तथा जीवाश्म ईंधन तेल के आयात को कम करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 कब से लागू किया गया है? 17 मार्च 2021 से। वैकल्पिक ईंधन को प्रोत्साहन करने तथा जीवाश्म तेल के आयात को कम करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति लागू किया है 17 मार्च 2021 से। बिहार के किस जिले में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर IMC का स्थापना किया जाएगा? बिहार गया जिले के डोभी अंचल में IMC की स्थापना किया जाएगा, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 बिहार के तरफ से बिहार उद्योग विभाग भागीदारी की है। उद्योग विभाग बिहार को इस मेले में स्वर्ण पदक से नवाजा गया। उद्योग विभाग बिहार को इस मेले में स्वर्ण पदक से नवाजा गया है। अब जो है बिहार बजट के अनुसार खादी मॉल पटना के तर्ज पर मुजफ्फरपुर एवं राज्य के अन्य शहर में भी खादी मॉल का निर्माण किया जाएगा।
बीटेक एवं एमटेक कोर्स प्रारंभ करने हेतु इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ की जाएगी? बिहटा, पटना में। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है? पटना में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपेट के सहयोग से इसका मुख्यालय चेन्नई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत बिहार के गर्भवती धात्री महिलाओं को कितनी राशि भुगतान की जाती है? 5,000 रुपया 3 किस्तों में। परिवेश योजना के तहत 0 से 18 वर्ष के बच्चों को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? तो 1,000 रुपया प्रति माह। मुख्यमंत्री SC/ST छात्रावास अनुदान योजना के तहत कितना रुपया प्रति माह की दर से SC/ST छात्रों को आवास का अनुदान का लाभ दिया जाएगा? 1,000 रुपया पर मंथ। मद्य निषेध लागू होने के बाद वैसे लोग जो शराब व्यवसाय के जीवन यापन कर रहे थे उनके लिए सरकार ने कौन सी योजना लागू की है? उनके लिए सरकार ने लागू किया सतत जीविकोपार्जन योजना। उसके बाद फिर इस योजना के अंतर्गत रोजगार हेतु 60,000 रुपये से 1 लाख तक का आर्थिक मदद दी जा रही है। राज्य के नागरिकों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक हितों के ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा राज्य में 1 अप्रैल 2016 से देसी शराब एवं 5 अप्रैल 2016 से विदेशी शराब पर प्रतिबंध लगाकर राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू किया गया है। तो शराबबंदी कब से लागू किया गया है? 1 अप्रैल 2016 से देसी और 5 अप्रैल 2016 से विदेशी शराब पर प्रतिबंध लगा करके पूर्ण शराबबंदी लागू कर दिया गया है। और शराबबंदी कितने आर्टिकल में? 47 में। यदि कोई तिपहिया वाहन टैक्सी महिला के नाम पर निबंधित होना है तो उसका चालान स्वयं उस महिला या अन्य महिला के द्वारा किया जाता है। तो उसके लिए वाहन में कितने प्रतिशत की छूट दी गई है? 100%। इसमें क्या है? यदि कोई तिपहिया वाहन टैक्सी महिला के नाम पर निबंधित होना है और उसका चालन स्वयं उस महिला या अन्य महिला के द्वारा किया जाता है तो उसके लिए वाहन कर में कितने % की छूट? तो 100% वाहन कर में छूट दिया जाएगा। ई रिक्शा, ई कार्ट के परिचालन को बढ़ावा देने हेतु बैटरी चालित यान, इलेक्ट्रिक वाहन को किसी भी व्यक्ति के लिए कुल कर में कितना % का छूट दिया जा रहा है? 50% का। बिहार बजट 22-23 के अनुसार वैसे प्रखंड जहां वाहन प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित नहीं है उन प्रखंडों हेतु वाहन प्रदूषण जांच केंद्र प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रदूषण जांच केंद्र के उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण के क्रय मूल्य का 50% राशि अथवा अधिकतम 3 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि अनुदान के रूप में आवेदक को दिए जाने का प्रावधान किया गया है। बजट 22-23 के तहत राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में मातृकों के आश्रितों को 5 लाख रुपए एवं गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये तत्काल अंतरिम मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। बिहार स्वच्छ ईंधन योजना 2019 के अंतर्गत पटना नगर निगम क्षेत्र तथा दानापुर, खगौल, फुलवारी शरीफ नगर परिषद क्षेत्र की सीमा डीजल में चलित तिपहिया वाहनों को परिचालन कब से प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो करने का निर्णय जो बजट कौन से 2022-23 के तहत लिया गया है? 31 मार्च 2022 से। उसका बजट बिहार बजट के अनुसार समग्र शिक्षा के अंतर्गत अब पूर्व बालपन शिक्षा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से लेकर 12वीं तक की शिक्षा को
आच्छादित किया जाएगा। ये कोविड 19 के कारण विद्यालय बंद होने की स्थिति में 1 से 12वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए दूरदर्शन बिहार मेरा विद्यालय पर डिजिटल पढ़ाई की व्यवस्था की गई। उन्नयन बिहार कार्यक्रम, इसके माध्यम से बिहार राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास का निर्माण कराया गया। उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए बने आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के परिसर में कुल कितने शैक्षणिक संस्थान अब होंगे? 6। पूर्व से स्थापित 3 शैक्षणिक संस्थान, सेंटर फॉर जियोग्राफिकल स्टडीज, दूसरा है स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, तीसरा है पाटलिपुत्रा स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके बाद 3 नए शिक्षक संस्थान कौन है? सेंटर फॉर स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, दूसरा सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी, सेंटर ऑफ फिलॉसफी। अब बिहार सरकार द्वारा पूर्व से 13 सरकारी विश्वविद्यालय के अलावा 7 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करवा रही है। विद्यालयों में जल स्वच्छता एवं सफाई के वातावरण निर्माण हेतु बिहार सरकार ने कौन सा पुरस्कार प्रारंभ किया है? बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। राज्य में द्वितीय एम्स की स्थापना दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल लहरियासराय के परिसर में किया जा रहा है। पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में कुल 5,462 बेड के निर्माण के साथ ही विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल होगा। 100 बेड का स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई है? इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान में। उसके बाद फिर है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP के अंतर्गत कितने जानलेवा बीमारियों के टीके निःशुल्क सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में दिए जाते हैं? 12 बीमारियों के टीके। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय बजट 2021-22 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथ NH का निर्माण किया गया? तो 191.65 किलोमीटर। बिहार बजट के अनुसार पटना को जाम से मुक्त कराने के लिए कहां से कहां तक डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण की स्वीकृति दी गई है? तो कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज तक। उसके बाद बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय बजट 2021-22 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फर्स्ट के अंतर्गत 181.288 किलोमीटर एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सेकेंड के अंतर्गत 740.018 किलोमीटर अर्थात कुल 921.306 किलोमीटर पथ का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।
बिहार बजट 2022-23 के अनुसार 2030 तक सतत विकास लक्ष्य के निर्धारित 17 का लक्ष्यों में कितनों को बिहार 2020-21 में ही प्राप्त कर लिया है। 9 लक्ष्य, जिसमें 8 अभी बाकी है। 8 लक्ष्य अभी बाकी है। 17 में 9 लक्ष्य प्राप्त कर लिया और 8 अभी बाकी है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार संकल्प योजना बिहार बजट 2022-23 के अनुसार संकल्प योजना के अंतर्गत बिहार राज्य प्रवासी मजदूरों के लिए माइग्रेशन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है। बिहार के अंदर 10 और बिहार के बाहर 10 MCRC की स्थापना की जाएगी, जिससे प्रवासी मजदूरों को लाभ मिलेगा। वित्तीय वर्ष 22-23 के में राज्य के सभी नियोजनालयों में प्रवासी संसाधन केंद्र माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर के रूप में कार्य करेगी। वर्तमान में 4 जिला नियोजनालयों सिवान, गोपालगंज, मधुबनी एवं पश्चिमी चंपारण में प्रस्थान पूर्व उन्मुखीकरण प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई। चौसा बक्सर में 660 मेगावाट मीन्स 2 इकाई है, 660 मेगावाट का एक इकाई। 1320 मेगावाट ग्रीनफील्ड ताप विद्युत प्रतिष्ठान का निर्माण किसके सहयोग से किया जा रहा है? सतलज विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा। सतलज विद्युत निगम लिमिटेड भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम है। इस दोनों इकाइयों में मीन्स 2x660 मेगावाट से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का लक्ष्य 2023-24 तक रखा गया है। इस परियोजना से बिहार को 35% बिजली की प्राप्ति होगी। वर्तमान में राज्य के कार्यरत ग्रिड की कुल लंबाई 17,120 सर्किट किलोमीटर हो गई है, जिसकी कुल विद्युत निकासी क्षमता मेगावाट कितना है? 13,000 मेगावाट है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मोड में लगाने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य बना है? बिहार बना है। अब तक 4,33,000 से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाकर देश में बिहार पहला स्थान है। राज्य सरकार ने कजरा एवं पीपरपौती में सौर ऊर्जा परियोजना लगाने का निर्णय 2022-23 में लिया है। इन दोनों स्थलों पर 2,200 से 250 मेगावाट की प्रत्येक परियोजना लगाई जाएगी। बिहार सरकारी भवन में किस मॉडल के रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है? CAPEX मॉडल। नीचे मछली ऊपर बिजली योजना, इसके तहत दरभंगा जिले के 1.6 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। सुपौल जिला में 525 किलोवाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। अब जो है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में कुल कितना जल विद्युत परियोजनाएं उत्पादनरत है? 13। इसकी कुल क्षमता कितना है? 54 मेगावाट है। किस योजना मिशन के तहत बिहार के सभी जिलों में एक अभियंता महाविद्यालय की एक पॉलिटेक्निक संस्थान स्थापित किया गया है? अवसर बढ़े, आगे पढ़े। राज्य में तकनीकी शिक्षा के उन्नयन एवं विकास हेतु किस अधिनियम के अंतर्गत बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय का गठन किया गया? बिहार अभियंता विश्वविद्यालय अधिनियम 2021। बिहार सरकार ने कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए डिकेड अस्पताल, कोविड केयर सेंटर एवं डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर की व्यवस्था की है। राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 से मृत व्यक्तियों की आश्रितों को अनुग्रह के रूप में कितना देने का निर्णय लिया है? 4 लाख रुपये प्रति मृतक। अब इसे बढ़ा करके 4.5 लाख प्रति मृतक कर दिया गया है।
अब जो नेक्स्ट है बजट 2000 बजट बजट 22-23 के अनुसार बाढ़ 2021 से निपटने हेतु बाढ़ प्रभावित परिवारों को कितने राशि सीधे उनके बैंक खाते में PFMS के माध्यम से भेजी गई है? तो 6,000 प्रति परिवार। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बिहार के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या को आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ग्रामीण के 85.12% एवं शहरी के 74.53%। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को लागू करने वाला बिहार देश का प्रथम राज्य है। इसे बिहार में 1 फरवरी 2014 को लागू किया गया। बिहार में अंत्योदय परिवार को कितना किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है? तो 35 किलोग्राम प्रति परिवार। 14 किलोग्राम गेहूँ, 21 किलोग्राम चावल। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत जुलाई 2021 में से प्रत्येक लाभुकों को राशन कार्डधारी परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रति माह कितना खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है? 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम गेहूँ तथा 3 किलोग्राम चावल। उसके बाद वित्तीय वर्ष 21-22 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मंदार रोपवे का लोकार्पण कहाँ किया गया? बांका जिला बिहार में। बिहार बजट 2022-23 में 6 अन्य रोपवे योजना की स्वीकृति दी गई है, जो है निम्न में। प्रेतशिला पर्वत कहाँ? गया में। डुंगेश्वरी पर्वत कहाँ है? वो भी गया। ब्रह्मयोनी पर्वत गया। बनवर पर्वत कहाँ? जहानाबाद। मुंडेश्वरी पर्वत कैमूर। रोहतासगढ़ पर्वत कहाँ? रोहतास में। अब जो है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार गया जिले के डुंगेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध एवं फल्गु नदी में भगवान विष्णु की विशालकाय मूर्ति का अधिष्ठापन किया जाएगा। बिहार के किस जिले में 72 एकड़ भूमि पर लैंड बैंक निर्मित किया जाएगा? वो गया में। उद्देश्य जो है बोध गया के समृद्ध विकास हेतु। जनता के दरबार मुख्यमंत्री कार्यक्रम का आयोजन पटना में कब किया जाता है? प्रत्येक माह के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सोमवार को। बिहार बजट 2022-23 में वर्णित समेकीय वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS कब से लागू किया गया है? 1 अप्रैल 2019 से। CFMS वित्तीय प्रबंधन हेतु सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस परियोजना के माध्यम से राज्य का संपूर्ण वित्तीय कार्य ऑनलाइन एवं पेपरलेस हो गया है। CFMS 2.0 को वित्तीय वर्ष 2022-23 में चरणबद्ध तरीके से लागू करने का योजना है। बिहार बजट 2022-23 के तहत संपूर्ण महत्वपूर्ण घोषणाएं। IT रोड मैप के तहत बिहार में बनेंगे। IT रोड मैप के तहत बिहार में बनेंगे क्या? तो पटना के अंदर बगीचा और डक बंगला चौराहे पे IT टावर। पटना के अंदर बंदर नहीं है, पटना के अंदर बगीचा और चौराहे पे IT टावर। बिहटा में IT पार्क और राजगीर में IT सिटी। बिहार के सभी जिलों में बनेंगे मेगा स्किन सेंटर। दूसरा वृद्धाश्रम जिला मुख्यालय में, सहवदागिरी मुख्यालय में, मॉडर्न +2 हाई स्कूल, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जिला मुख्यालय में। सभी निकाय में बनेंगे जलापूर्ति पार्क योजना, सम्राट अशोक भवन। अब जो है राष्ट्रीय स्तर पर कृषिगत उत्पादन में बिहार का स्थान। तो कृषिगत मद जो है कृषिगत मद मक्का में उत्पादन में तीसरा स्थान है। सब्जी में भी तीसरा है। उसके बाद तीसरा और कौन कौन चीज़ में है? मक्का में, सब्जी में, उसके बाद फिर सूरजमुखी में, उसके बाद आम में, उसके बाद फूल गोभी में, उसके बाद आलू में, उसके बाद मशरूम में। इस समय तीसरा है। और छठा किस किस चीज़ में है? छठा है फल में,
गेहूं में, धान में, इसमें छठा है। और प्रथम स्थान किस किस चीज़ में? प्रथम स्थान है लीची में, मखाना में, उसके बाद जूट और मेस्ता में दूसरा स्थान, सूर्यमुखी में तीसरा स्थान, आम में तीसरा, कद्दू लौकी में प्रथम, फूलगोभी में तीसरा, भिंडी में तीसरा, आलू में तीसरा, मशरूम में तीसरा, उसके बाद मत्स्य में कितना है? मत्स्य में चौथा। मत्स्य में कितना है? चौथा।